फीमेल के लिए बात करने को बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेल के लिए बात करने को जनरली कोई है नहीं। जो अतुल सुभाष ने जो किया है, मैं उसको सुसाइड नहीं बोलूँगी, मैं उसको बोलूँगी एक सैक्रिफाइस। जो उसने किया है उन सभी आदमियों को झंझोड़ने के लिए जो इस टाइप की सिचुएशन को फेस कर रहा है। जज बैठी थी सामने, एडवोकेट ने ये चीज़ बोली कि एलुमनी के लिए जो पर्सन जो है विक्टिम, उन्होंने 6 लाख रुपीज़ पर मंथ की डिमांड करी है। एंड जज ने बोला 6 लाख रुपए एक औरत को अपना खर्चा चलाने के लिए। जो फीमेल्स जो हैं उन्होंने एक तरीके से, अगर सपोज कोई बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि एक काम करते हैं, शादी करते हैं, तलाक देंगे, एलुमनी का पैसा आएगा, उससे स्टार्टअप खोल लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूं इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बेहद स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट हैं, मेंस मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। प्लीज़ वेलकम साक्षी भोगल ऑन आवर शो। साक्षी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। साक्षी, ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? सर एक्चुअल में क्या होता है कि ना कई बार आप पढ़ के कुछ सीखते हैं, कई बार आप अपनी लाइफ की जर्नी से, एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो मिला होता है लाइफ का, वो आपको शायद बहुत सारी चीज़ें सिखा जाता है जो आपको कई बार किताबों से पढ़ के भी नहीं मिलती है। तो जो एक्सपीरियंस जो मैंने बचपन से देखा, तो वही सारी चीज़ें देख के आज शायद मैं एक बहुत सक्सेसफुल लेवल पे हूँ। तो इस तरह से लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सक्सेस रेशियो 100% है, तो लोग पसंद कर रहे हैं। और पसंद से ज़्यादा ये है कि मेजरली मैं इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि लोगों को हेल्प मिल रही है इससे। राइट। सो मेंटल हेल्थ के प्रति आपका झुकाव कैसे आया? कब आपको लगा कि मुझे मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए? कुछ पर्सनली भी आपने फेस किया, कुछ एक्सपीरियंस किया? हाउ इट हैपेंड? पर्सनली लाइफ जो है वो ट्रैजिक ही रही है बचपन से। एंड आई वुड से कि 8 इयर्स की एज से काफ़ी सारी चीज़ें देखी है लाइफ में जो कि जनरली नहीं देखते लोग। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि स्पेशल चाइल्ड आप कह सकते हैं। तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा ही ख़राब रहे हैं बचपन से। तो एक वो सारी वो चीज़ें देख के कुछ एक दो अगर आप शेयर कर सकें, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। मैं इसमें ये चीज़ कह सकती हूँ कि माय फादर्स डेथ, वो चीज़ मैं कह सकती हूँ जिसने एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरी लाइफ के ऊपर डाला है। ऊपर से बॉडी शेमिंग मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम था जब आई वाज नॉट गुड लुकिंग एट ऑल, बट अब तो खैर कोई कमी नहीं है। तो आप आई थिंक 128 kg करीब के थे एक टाइम पे। हाँ जी, आई वाज 128 kgs। तो उसके बाद आई रिड्यूस्ड एंड आई केम टू अप्रॉक्स 68 kgs, फिर ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को 128 से। कितना समय लगा इसमें आपको? लगा टाइम तो काफ़ी लगा इस चीज़ के अंदर, क्योंकि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। तो एक मतलब आपने आपको चेंज करना, स्लिम करना, फिर बॉडी टोन करना, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आपकी स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए। जो जनरली लोग क्या करते हैं, बीच में ही क्विट कर देते हैं, तो उनको लगता है कि यार पॉसिबल नहीं है वो चीज़। तो इस तरह से जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो तो आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है जब आप अपने आप को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो लाइफ आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देती है और आपको वक्त से बहुत जल्दी मैच्योर बना देती है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो मुझे बोलते हैं कि मैम अगर आपकी बातें सुने, अगर आपको नहीं देखे, आपकी सिर्फ बातें सुने, तो ऐसा लगता है कि समवन हु इज़ अबव 48 और 49 की एज का कोई इंसान बात कर रहा है, क्योंकि आपका जो मेंटल लेवल जो है वो इस लेवल पे इतना पनप चुका है या शार्प हो गया, माइंड ग्रो कर गया है। लेकिन बात यह है कि ना एक्सपीरियंसेस ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी, एक्चुअल में सिखा दी कि ज़िंदगी इस तरह से जीनी चाहिए और क्या ज़िंदगी को सही तरीका है जीने का, रिश्तों को निभाने का क्या सही तरीका है, रिश्ते की इम्पोर्टेंस क्या होती है, लोगों में जो फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है जो इंसान जो भुगत भोगी होता है वो बाकियों के कंपैरिजन में जल्दी सीखता है। ट्रू। सो जो वो ओवरवेट का टाइम था, तो उस समय
क्या कोई टफ टाइम रहता था, लोग बॉडी शेमिंग या कोई बुली इस तरीके की कोई सिचुएशन आती थी आपको? बहुत 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 सब बोलते थे कि अरे कैसे देखे। एक्चुअली मेरी मदर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। एक्चुअली मेरी मदर अभी भी बहुत सुंदर है, लेकिन उस टाइम पे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल थी, तो सब लोग कंपेयर करते थे। वो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हर कोई आके मुझे मेरी मदर से ही कंपेयर कर जाता था। तो कि भाई मदर तो इतनी सुंदर है, बेटी कैसी है। और फिर हर कोई आके अरे तुम कितनी क्यूट दिखती हो, कितनी क्यूट हो। तो वो क्यूट क्यूट सुन के मुझे बहुत इरिटेशन हुई थी, क्या है क्यूट क्यूट क्यूट। मानो कोई ऐसा हो जो ये बोले नहीं यार शी इज़ सो ब्यूटीफुल, शी इज़ सो प्रिटी, शी इज़ सो हॉट। ऐसा मैं सुनना चाहती थी, लेकिन वो सुनने का मौका कभी आया नहीं। लेकिन आज वो सारी चीज़ें मैं सुन रही हूँ। आज मुझे कोई क्यूट तो नहीं बोलता है लेकिन उसके अलावा सब कुछ बोलते हैं। सो वो एक तो एग्जैक्टली अगर आप एक्सरसाइज कर रहे थे, डाइट कर रहे थे, इफ़ यू कैन गाइड पीपल, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु माइट बी एट योर पोजीशन, जब वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सोसाइटी से बॉडी शेमिंग मिलती है या फिर कई बार बुली मजाक बनता है, वो अगर इस जर्नी से गुजरना चाहें तो अगर आप कुछ 2-3 टिप्स उन्हें दे सकें कि क्या उनको ख्याल रखना चाहिए। ये चीज़ तो बिल्कुल साफ़ है कि अगर आप नॉर्मल लोगों से थोड़ी सी हट के आपकी अगर पर्सनालिटी होगी तो या तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे या आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। एंड बहुत एक्सेस में ओवरवेट ये एक तरह से क्रिटिसिज्म का कारण है। तो लोग जो हैं वो आपको अच्छा तो बोलेंगे नहीं। आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ अच्छे से बना लो कि आप किसी से भी कुछ अप्रिसिएशन तो नहीं पाने वाले। तो अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आपको यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देनी है वो बात। और आपको जो अगर आपने अपने लिए टारगेट बनाया है और अपने लिए ना इतना एक ठीक है आपने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया कि मुझे इस वेट पे पहुँचना है। मेरा जो टारगेट वेट था वो 65 था जी। और लास्ट मैंने 67 के आसपास टच किया था जी। तो आप अपना एक लॉन्ग टर्म विजन बनाओ, उसके साथ आप एक छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म विजन्स जो हैं वो भी बनाओ। शॉर्ट टर्म आपने गोल बना लिए कि 1 महीने के अंदर मुझे इतना लूज़ करना है, फिर 1 महीने में मुझे इतना लूज़ करना है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि हम भूखे रहेंगे तो हम वेट कम कर लेंगे। ये सबसे बड़ा मिथ है। आप भूखे रहने से कभी भी वेट कम नहीं कर सकते, आपको बल्कि गैस ही बनेगी, फिर आपको पैंटासेट खानी पड़ेगी। तो सबसे अच्छा ये है कि आप मुझे जो मैंने पर्सनली फील करा है, मुझे जितनी भूख लगती थी मैं उससे ज़्यादा खाती थी। लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि आप खाते क्या हो। तो मुझे जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भूख लगती थी तो मैं या तो क्यूकम्बर खा लेती थी या कैबेज या फिर ये गाजर और ये मतलब जो सैलेड्स के अंदर या स्प्राउट्स और ये सारी चीज़ों को मैं ज़्यादा कंज्यूम करती थी। और मैं उसको ओवरफिल करती थी। मतलब जितना मेरे को भूख है मैं अच्छे से खाती थी, बहुत अच्छे से खाती थी और हर थोड़ी देर में खाती थी। इससे क्या होता था, ये हेल्दी चीज़ें जो अगर रॉ वेजीज़ और ये सारी चीज़ें जो खाते हैं उससे हमारा एक तो ऑब्वियसली गट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, गट अच्छे से क्लियर भी होता है और आपका वेट जो है वो लूज़ भी होता है। क्योंकि एक तरह से क्या है, ये फ्रूट्स और ये वेजीज़ ये कुछ टाइम में जाके पानी बन जाते हैं। तो ये आपको एक तरह से वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप खाओगे मिठाई ना, आप खाओगे घी, चलो घी तो फिर भी अच्छा है ये रिफाइंड और ये सारी सब चीज़ें तो जंक फूड, बर्गर्स और बटर और ये सारी चीज़ें वेट ही बढ़ाएंगी। तो अल्टीमेटली एक तो डाइट का आपने बड़ा क्लोजली ख्याल रखा। एग्जैक्टली। एंड अबाउट ट्रेनिंग पार्ट जिम ऑब्वियसली वो साथ में चल ही रहा था। तो जिम करना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से आप लूज़ करते हो तो आपकी स्किन के जो टिश्यूज़ जो हैं वो लूज़ होने लग जाते हैं। एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप एक बलून की बात करें उसके अंदर आप अगर एयर ब्लो करेंगे और उसके बाद जब वो आप एयर निकाल देंगे तो वो सेम शेप का नहीं रहेगा। ऑब्वियसली उसके अंदर इलास्टिसिटी आ जाती है। ऐसे कि हमारी जो बॉडी है वो भी ऐसे ही काम करती है। उसके साथ साथ आपको वेट ट्रेनिंग, मसल टोनिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि जैसे जैसे लूज़ होता जाएगा वैसे वैसे बॉडी टाइट भी होती जाएगी। तो ये दोनों चीज़ों को आपको साइमल्टेनियसली चलाना चाहिए। जबकि लोग कई बार ये सोचते हैं कि एक बार हम वजन कम कर लें उसके बाद हम बॉडी टोनिंग करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। दोनों चीज़ें साथ के साथ चलती रहती हैं। और इसके साथ साथ ये है कि आप अपना एक चीट डाइट ज़रूर एक दिन डिसाइड करो। हाँ। क्योंकि आप लंबे समय तक वही घास फूस खा के नहीं रह सकते। इस बीच में वो रिवॉर्ड देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके अंदर आपको जो अच्छा लगे आप एक पर्टिकुलर मील डिसाइड करो, जो आपको अच्छा लगे वो आप खाओ। जैसे मुझे ब्रेड बटर बहुत पसंद है तो अब तो खैर मैं खा ही लेती हूँ बहुत ईजीली। तो
ठीक है, मैं खाती थी ब्रेड बटर, मुझे अच्छा लगता था अच्छे से। बीच बीच में एक थोड़ा सा अपने आप को एक विंडो भी देना है कि एग्जैक्टली। और वैसे भी जब हम वेट रिड्यूस करते हैं तो बीच बीच में हमें झटके चाहिए होता है कम करने के लिए। वो ऐसा ही है कि आप लंबे समय तक एक ही टाइप की डाइट को फॉलो नहीं कर सकते, वो फिर स्टेगनेंट हो जाएगा, आपका वेट गिरेगा नहीं फिर। सो मेंस मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा और इवन रिलेशनशिप पे भी आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स लेते हो। सो स्पेसिफिकली मेन मेंटल हेल्थ के बारे में आपका क्या व्यू है? आपने क्यों ये फील्ड चुना और क्या आपने आसपास देखा कि मेन को ज़्यादा ज़रूरत है मेंटल हेल्थ की, ऐसा कुछ है? एक्चुअल में क्या था कि बचपन से ही मेरे ना मेल फ्रेंड्स बहुत रहे, तो और उसके बाद फिर घर में भाई भी, फादर मेरे जो फादर स्टेप फादर जो थे वो भी थे, तो हमेशा से ना मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेल जो डोमिनेंस जो है हमेशा से मेरी लाइफ में ज़्यादा ही रहा है। तो मैंने उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी है कि ना जब भी बात बोलने की होती है, अगर एक आदमी और एक औरत को अगर खड़ा कर दिया जाए साथ के साथ, तो औरत बोल जाएगी फटाफट, आदमी वहीं पे चुप रह जाएगा। तो जनरली मैंने और एक चीज़ और मैंने देखी है बचपन से कि ना जो अपब्रिंगिंग जो होती है मेल और फीमेल चाइल्ड की, वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़र होती है। हमेशा से घर में सुनते थे कि ना नहीं नहीं तुम ये मत करो, ये भाई के काम है, और भाई को बोलते थे नहीं नहीं ये तुम ये काम मत करो, ये तुम्हारी बहन के काम है। तो वो चीज़ मुझे, मैंने कहा इतना मतलब एक जेंडर ही तो है, इतनी ज़्यादा पार्शलिटी क्यों है? तो फिर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इनक्विजिटिव मेरा नेचर है, तो फिर पूरा साइलेंटली ऑब्जर्व करना चालू करा कि क्यों ये अलग क्यों है हमसे, सेम क्यों नहीं है। ठीक है, बनावट तो अलग अलग है, वो समझ में आती है, लेकिन मेंटल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम किया। फिर मैंने आजकल ये चीज़ देखी है, आजकल तो मैं क्या बोलूँगी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कि फीमेल के लिए बात करने को बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेल के लिए बात करने को जनरली कोई है नहीं। मेल को सपोर्ट करने के लिए आदमी ही होंगे, वो भी गिने चुने, लेकिन औरत मैंने तो नहीं देखी। आपने देखी कोई औरत किसी मेल को सपोर्ट करते हुए? मैंने तो नहीं देखी अभी तक। तो कोई उनके फेवर में कोई बात करे, उनकी बात को समझे और लोगों तक पहुंचाए, उनको एक जरिया चाहिए, तो वो जरिया मुझे भगवान ने बनाया। लवली। सो जैसे एक पॉइंट आपने अच्छा कहा कि मेल में क्या बचपन से ये कंडीशनिंग दी जाती है कि मर्द को दर्द नहीं होता। सेकंड बोला जाता है रोने लगा तो बोलते हैं कि क्या लड़की की तरह रो रहा है। तो एक कंडीशनिंग उसकी बन जाती है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है, उनको दबा के रखना है। इसी वजह से आप देखें कि अगर 100 सुसाइड हैं तो लगभग 60% मेल करते हैं, 40% फीमेल करती हैं। हार्ट अटैक्स आते हैं तो 60-65% ज़्यादा जो परसेंटेज है वो मेल का होता है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से भी ये होता है, बट कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है कि इमोशनल सप्रेशन जो है उनका बहुत ज़्यादा रहता है। सो अच्छा हुआ आपने उस पॉइंट पे बात की। मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी जो मैंने सबसे ज़्यादा एक तरह से ना, इस इंसिडेंट ने मुझे कंपेल कर दिया कि मैं अब तो टाइम आ गया कि मैं एकदम आवाज़ उठाऊँ। वो इंसिडेंट ये था कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, एक्चुअली मेरे जो भैया जो हैं, बड़े भैया और मेरे फादर, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा भयंकर लेवल पे क्लोज थी, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को। जब फादर की जब डेथ हुई तो मैंने ये चीज़ देखी कि हम जितने भी जो छोटे भाई बहन सब जो थे, सब उनके पास पहुंच गए, इंक्लूडिंग माय भाभी, माय मॉम। हर भैया अब क्या होगा, भैया अब क्या होगा, सब रोए जाए। बट वो इंसान, उसको सारी अरेंजमेंट्स भी करना है क्रियाक्रम के, उस इंसान को फैमिली भी संभालनी है, उस इंसान को उन लोगों को भी देखना जो वहाँ पे आ रहे हैं, और उस इंसान को सारी की सारी चीज़ें मैनेज करनी है। मतलब वो एक अकेला आदमी, वो बेचारा रो भी नहीं सकता, उसके पास रोने तक का टाइम नहीं है। आप वो सोचो वो कंडीशन कि हम सब लोग रो रहे हैं, बट अगर वो भी रो दे तो हम जाएंगे किसके पास? हम गए तो उनके पास ही थे कि अब पापा नहीं है तो बचा कौन है घर में? भैया बचे हैं बस, बड़े भैया, और वो फादर के समान है। तो हम तो एक तरह से उन्हीं को ही उस रूप में देखते हैं। लेकिन अगर उनकी बात करें तो उनके मन को समझने वाला तो उनके पास उस टाइम पे कोई था ही नहीं। तो वहाँ से वो चीज़ समझ में आई कि मतलब एक आदमी कितना अकेला है। औरत के पास हमेशा कोई ना कोई पार्टनर होता है, या तो बॉयफ्रेंड होगा या हस्बैंड होगा, कोई ना कोई होगा, लेकिन आदमी के पास कौन है? शायद वाइफ से भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि वाइफ तो खुद ग्रीफ में थी। राइट। तो वहाँ से वो एक चीज़ समझ में आई कि मतलब, एंड आई वाज
उस टाइम पे एक तरह से तो मेरे को ये लगा, मैंने कहा भैया रो क्यों नहीं रहे। लेकिन फिर अगले ही पल वो चीज़ समझ में आई कि अगर ये रो देंगे तो हम सब टूट जाएंगे। राइट। तो बस वो चीज़ वो दिखाई दी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली वो पेन तो बहुत ज़्यादा था उनको, आज भी वो देखते हैं हम लोग, लेकिन बट ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पिलर। लवली। सो रिलेशनशिप पे भी आप काफ़ी काउंसलिंग देते हैं, तो जनरली आपके पास जो लोग इश्यूज़ लेकर के आते हैं, सबसे ज़्यादा आप मैरिज में कौन से इश्यूज़ को सबसे ज़्यादा लोग लेकर के आते हैं? सबसे ज़्यादा जो मैरिज के अंदर जो इश्यूज आते हैं वो एक तो आते हैं कि ना मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ वाला केस सबसे ज़्यादा आता है कि सास बहू की बनती नहीं है और आदमी बसता है। अच्छा। एक तो ये बहुत ज़्यादा केस आता है। दूसरा ये केस आता है कि हस्बैंड और वाइफ की मेंटालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैच नहीं करती है, तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये दो केसेस जो है मैंने रिलेशनशिप्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखे हैं, जो मैरिड लोगों के अंदर जो देखे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सास और बहू के झगड़े में पिस रहा है, पत्नी और सास के में, तो क्या क्या गाइडेंस आप उसे देते हैं? कैसे वो डील करे? अगर मैं एक फनी पॉइंट पे अगर ये बात बोलूं जी। तो उसको तो वहां से भाग जाना चाहिए। दोनों को अकेला कमरे में बंद करके कि लड़ते रहो अपनी वाला से। एक्चुअली में क्या है कि ना अगर मदर की बात करें और वाइफ की बात करें, दोनों की एक्सपेक्टेशन उसी एक आदमी से है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मतलब दोनों ही फीमेल्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप बार बार एक ही आदमी को टॉर्चर करते जाओगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। वो एक आदमी कब तक उस चीज़ को सहन करेगा? आदमी पूरे ऑफिस का प्रेशर लेके घर आ रहा है, उसके बाद घर आते ही मम्मी तेरी बीवी ने ऐसा करा, तेरी बीवी ने खाना जला दी, तेरी बीवी ने दाल ज़्यादा उबाल दी और ये सब, और मम्मी तो ऐसे बोलती है, मुझे कहीं जाने नहीं, मुझे ये नहीं पहनने देती, ये नहीं करने देती। तो ऐसे केस के अंदर आदमी ये सोचे कि अरे मैं अभी घर में घुसा हूँ, कम से कम थोड़ी तो शांति रखो। और घर में आके पहले बॉस का प्रेशर, फिर यहाँ का प्रेशर, कितना प्रेशर एक इंसान हैंडल करेगा? तो एक तो दोनों फीमेल्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज उस इंसान को मत करो, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरी चीज़ ये, अगर बाय चांस कोई अगर सपोज़ मम्मी अगर बोल रही है या वाइफ अगर कोई कंप्लेन कर रही है, तो आप ना ऐसे केस के अंदर उनको उस टाइम पे ये चीज़ बोलो बीइंग अ मेल कि ठीक है मैं बात करता हूँ, और फिर आप अकेले में जाके बात करो। दोनों को एक दूसरे के सामने बिठा के समझाना, इसका मतलब आपने खुद ने अपने गर्दन पे आपने तलवार लटकाई। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अकेले में समझाओ, समझ जाएंगे, लेकिन दोनों को एक साथ आप बैठ के समझाओगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। औरतें इतनी आसानी से समझती नहीं है। सो वन मोर थिंग, फेमिनिज्म एग्जैक्टली क्या होता है? आजकल बहुत लोग बात करते हैं कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, ऐसा है वैसा है। सो आपके पर्सपेक्टिव में ये बैलेंस कैसे किया जाए दैट दोनों को इक्वल राइट्स भी रहें और ये नहीं कि कोई राइट्स का मिसयूज़ भी कर रहा हो? तो व्हाट इज़ फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू यू वेयर बोथ द जेंडर्स कैन बी बैलेंस्ड? एक्चुअली में एक ऐसा टाइम था जब फीमेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर डाला जाता था, उनको कहते हैं ना प्रताड़ित किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता था। तो उसके बाद जब फीमेल्स ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया, तो आज की अगर मैं सिनेरियो की बात करूँ कि भाई हम तो किसी से कम नहीं है, हम तो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, कोई आदमी हमें बोल ना जाए, हमें कुछ कह ना जाए, तो बेसिकली इस चीज़ को फीमेल्स ने वो फेमिनिज्म का एक ठप्पा लगाया कि मतलब हम भी एक आदमी से कम नहीं है, हम भी एकदम इक्वल राइट्स रखते हैं, इक्वल चीज़ें रखते हैं। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो जनरली मुझे ना डिफरेंस तो दिखता है, बहुत बहुत अच्छे से दिखता है। जैसे सपोज़ कि लोगों को ना अगर मैं एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फेमिनिज्म ना ठीक है, एक हद तक समझ में आता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों के अंदर ना बैलेंस बना के चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज़ कि अगर वाइफ की अगर बात करें तो वाइफ ये चीज़ बोले कि ना मैं खाना क्यों बनाऊँ, मेरा थोड़ी काम है हर टाइम खाना बनाने का। तो ऐसे तो आदमी बोल सकता है मैं जाके काम क्यों करूँ, मैं ऑफिस क्यों जाऊँ। तो अगर आप इस चीज़ को बैलेंस बना लो, अपने अपने जो काम जो है अगर आप बांट लो, तो आपका रिलेशनशिप भी सही चलेगा, है ना। और यहाँ पे फेमिनिज्म वाली ज़्यादा बात भी नहीं हो रही है कि भाई आपने ये चीज़ को ठप्पा लगा दी कि हम ये चीज़ क्यों करें। मतलब जनरली इसमें ये है कि ना फेमिनिज्म सही चीज़ है,
लेकिन आप ना थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो हर एक चीज़ के अंदर। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि चाइल्ड बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रिविलेज फीमेल्स को मिला है, मेल्स को नहीं मिला है। तो ऐसे केस के अंदर मेल्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, है ना। अब अगर वो चीज़ वो अगर फीमेल आपको लिए कुछ कर रही है ना, अगर एक बच्चा दे रही है घर को और सारी चीज़ें, तो बीइंग अ मेल आपको भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए। तो अगर कोई एक इंसान एक काम कर रहा है तो दूसरे को उस चीज़ में बैलेंस बिठाना चाहिए। तो इस तरह से आपका रिलेशनशिप भी सही चलेगा। लेकिन रैदर देन कि आप इसी चीज़ के गीत गाते रहो भाई फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म, तो वो चीज़ है ना सही नहीं है। ऐसे मतलब मेल्स भी मेल इस टाइप के जो फीमेल्स होते हैं ना उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं ऐसी फीमेल्स जो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेके वो कर रही हैं। ठीक है, सबको पता है क्या सही है क्या नहीं है, सब जानते हैं इस बारे में। आप अपने अपने रोल्स प्ले करो, करते रहो। रोल्स की अंडरस्टैंडिंग आपसी समझ के साथ में बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जो सोसाइटी ने रोल्स दिए सिर्फ वही नहीं कि आप एक अंडरस्टैंडिंग भी लो। तो सपोज़ दोनों ही अगर वर्किंग हो, वाइफ भी वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है, फिर अगर ऐसा आर्ग्यूमेंट हो कि खाना कौन बनाएगा मुझे ऐसा लगता है कि ना हर एक चीज़ के अंदर ना सबको मिल बांट के काम करना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ की बात हो तो जी, कि ठीक है, अगर हस्बैंड की भी सुबह 10 से रात के 8 बजे तक जॉब चल रही है, वाइफ की भी यही चल रही है तो ऐसे केस के अंदर जब वो घर आए तो आपस में वो बांट लें कि भाई मैं रोटी बना दूंगी, तुम सब्जी बना दो या ऐसे कुछ। थोड़ा सा बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप आके अपना टीवी खोल के बैठ गए और एक जो है वो वाइफ काम करे जा रही है किचन के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर फ्रस्ट्रेट तो हो ही ना। फिर आप अपनी वाइफ को क्यों कंप्लेन करते हो कि हमेशा लड़ती रहती है, आपने उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, गलत बात है। कभी ऐसे केसेस आते हैं आपके रिलेशनशिप में जब कोई रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है, तो इस तरीके के कोई इश्यूज आते हैं। अभी रिसेंटली मेरी नज़र में एक केस आया था जिसके अंदर वाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं खाना क्यों बनाऊं, कि मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं वाइफ हूँ, मैं क्यों करूँ ये काम। अरे आप मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, एक नॉर्मल सी चीज़ है जो आप माइट भी इस चीज़ को लेके मुझे ओल्ड स्कूल टाइप ऐसा कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग भी इस चीज़ को कह सकते हैं। मेरी मदर ने मुझे ये चीज़ समझाई कि अगर जब एक औरत जब खाना बनाती है तो औरत ना उसको बड़े प्यार से बनाएगी, अपनी फैमिली के लिए इमोशंस डाल के बनाती है, बड़े अच्छे से वो खाना बनाती है ना। अगर आप अच्छे मन से अपने परिवार के लिए खाना बनाते हो ना, वो खाना आपके परिवार वालों को लगता है, उनके शरीर को लगता है, तो वो ना ग्रो करते हैं। तो एक औरत जब मन से जब खाना बनाती है तो वो आपकी फैमिली को मतलब आपके बच्चे के पेट भरेगा, वो आपकी फैमिली का पेट भरे। तो जब आपको पता है, तो जब आपने खाना बनाना है तो किलस के मत बनाओ। आप ना उस चीज़ को बार बार जताओ नहीं, मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाने कितनी देर लगती है, कितनी देर का काम है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अप्रॉक्सीमेट आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता खाना बनाने में, लेकिन उसके अंदर भी मैं कंप्लेन कर करके बनाऊँ मैं खाना बना रही हूँ तो वो गलत है वो चीज़। ये ठीक है, आप फैमिली के लिए तो कर रहे हो ना, किसी बाहर वाले के लिए तो नहीं बना रहे हो। वो खाना खाएगा कौन? आपका परिवार। तो उसको खुशी खुशी बना लो ना, जब आपको पता है आप नहीं बनाना है तो। राइट, परफेक्ट। अभी रिसेंटली एक बहुत इंसिडेंट है जो बहुत हाईलाइट हुआ है, जैसे अतुल सुभाष का जो सुसाइड किया उसने, तो एक वो जो भी उनकी वाइफ है, वहाँ से एक फीमेल का एक अलग ऐसा डार्क साइड भी देखने मिलता है कि समहाउ जो उसे राइट्स मिले हैं उन अधिकारों का एक गलत यूज़ करके एक मैन को इतना ज़्यादा उसको प्रताड़ित कर देने का कि वो इतना बड़ा एक वीडियो बना करके अपनी जान ले रहा है। सो व्हाट इज़ योर टेक इन दिस केस? इस केस में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या टेक है आपका? जो अतुल सुभाष ने जो किया है, पहले तो वो मैं उसको सुसाइड नहीं बोलूँगी, मैं उसको बोलूँगी एक सैक्रिफाइस जो उसने किया है उन सभी आदमियों को झंझोड़ने के लिए जो इस टाइप की सिचुएशन को फेस कर रहा है। हमेशा ये चीज़ बोला जाए कि औरत तो सीता जैसी होती है, ऐसा नहीं है। औरत खतरनाक भी हो सकती है, जैसे अतुल सुभाष की वाइफ थी। Yes. I saw that one photo, I think, where there is no guilt, there is no regret, there is no shame, nothing was there in her eyes, only anger was there. वो एक फ़ोटो देखा था मैंने, so I was surprised that how she is not
feeling the shame or guilt because somehow she is responsible for that. एग्जैक्टली शेम और गिल्ट ये सारी चीज़ें होती तो शायद वो ऐसी हरकतें करती नहीं जो अपने हस्बैंड के साथ जो उसने किया है. जिस लेवल का मेंटल टॉर्चर जो उसने अपने हस्बैंड को दिया है वो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार एक तो इंसान पहले ही मतलब फाइनेंशियल प्रेशर, जॉब का प्रेशर, बेटे से नहीं मिलने देना, फिर डाइवोर्स की सिचुएशन, वाइफ से दूर रहना, इतने सारे मेंटल टॉर्चर के अंदर जब बार बार उसको हर इंसान ये बोलेगा तुम मर क्यों नहीं जाते, मर क्यों नहीं जाते, मर क्यों नहीं जाते, तो एक आदमी के दिमाग में सबसे पहले यही थॉट आएगा कि यार मर ही जाता हूँ इससे बेटर तो उस टाइप की सिचुएशन उस इंसान की रही थी, इसलिए उसने इतना बड़ा ये स्टेप उठाया, ये सारी चीज़ें. लेकिन इस पूरे के पूरे केस के अंदर ये चीज़ समझने वाली है कि जो हमारा इंडियन लॉ जो है सेक्शन 498A, अगर मैं इसके 2020 की अगर मैं बात करूँ, 2020-21 का अगर NCRB की रिपोर्ट की अगर बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 1,11,550 समथिंग ऐसे कुछ केसेस हैं जो इस केस के तहत दर्ज हुए. अच्छा, आप सोचो 498A जिसके अंदर बेसिकली इस सेक्शन के अंदर ये सेक्शन बनाया इसलिए गया था कि फीमेल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए डाउरी से या किसी और चीज़ से, कि उनके साथ कोई फिजिकल असॉल्ट ना हो जाए या उनको वो प्रोटेक्ट रहें, उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था. लेकिन आज फीमेल उसी चीज़ का मिसयूज़ कर रही हैं. आप एक ही चीज़ देखो कि जो फीमेल्स जो हैं उन्होंने एक तरीके से अगर सपोज कोई बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि एक काम करते हैं, शादी करते हैं, तलाक देंगे, एलुमिनी का पैसा आएगा, उससे स्टार्टअप खोल लेंगे. बिजनेस बन गया है ये. रियली एग्जैक्टली. आप ये चीज़ इतने ज़्यादा फ्रॉड केसेस हो रहे हैं. और आप ये चीज़ देखो कि बहुत सारे जो फीमेल्स हैं वो जनरली आजकल शादी इसीलिए कर रही हैं ताकि वो एक एलुमिनी का मोटा पैसा ऐड पाए सामने वाले से. कितनी ज़्यादा गलत चीज़ है ये कि आप एक पैसे को पाने के चक्कर में आप ये चीज़ वो कर रहे हो, आप शादी कर रहे हो. इनफैक्ट मेरे तो रिसेंट नोन में एक केस आया है. केस के अंदर ये था कि एक फीमेल ने शादी करी और उसके कुछ टाइम बाद उसने तलाक लिया, एलुमिनी का मोटा पैसा लिया. थोड़े टाइम बाद उसने सेकंड मैरिज करी, उसने सेम चीज़ सेकंड मैरिज में भी करी, वहाँ से भी उसने एलुमिनी का पैसा लिया. एंड नाउ अब वो थर्ड शादी करने जा रही है. मतलब आपके खुद के तो बस की है नहीं कुछ कमाना जी, और अपना खर्चा उठाना, और आप इसी चीज़ को आप एक तरीके से फंडिंग का एक सोर्स बना रहे हो. एक एग्जांपल मैं बताऊंगी आपको. एक मतलब मैंने अभी रिसेंटली देखा इंटरनेट पे, जज बैठी थी सामने, एडवोकेट ने ये चीज़ बोली कि ना मैम वो ना एलुमिनी के लिए जो पर्सन जो है विक्टिम, उन्होंने 6 लाख रुपीज़ पर मंथ की डिमांड करी है एलुमिनी की. एंड जज ने बोला 6 लाख रुपए एक औरत को अपना खर्चा चलाने के लिए, मतलब रियली. तो उसने बोला कि ना एक्चुअली में उनके ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है, वो कैल्विन क्लीन की टी शर्ट पहनती है जो कि 10,000 से अबव की आती है. मतलब जस्ट मतलब इमेजिन 6 लाख रुपए महीना एक फीमेल को अपना मतलब खर्चा चलाने के लिए एलुमिनी के नाम पे. क्या है ये? एक तरीके से बिजनेस है ये. लोग बिजनेस ही कर रहे हैं. इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो आप ये मैट्रिमोनियल साइट्स जो आप देख रहे हो, डेटिंग साइट्स जो देख रहे हो, वहाँ पे यही सब चीज़ें तो हो रही हैं. फीमेल्स फंसा रही है आदमियों को, उसके बाद शादी करके एलुमिनी का पैसा ऐड रही है. कोई मतलब ही नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है, प्यार नहीं है, बस एक तरीका वो निकाल लिया क्योंकि लूप होल है हमारे सिस्टम के उस लॉ के अंदर. अगर वो लूप होल अगर ठीक कर दिया जाए तो ऐसे केस के अंदर फिर ये चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी, जिस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो ट्रू. सो मेंटल हेल्थ के लिए आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या प्रैक्टिसेस यू डू? मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए एक तो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वो रहते हैं, और इस चीज़ को करने के लिए एक तो ना ओवर थिंकिंग का जो है उस चीज़ को आप थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है.
जी। आप अगर आपको किसी चीज़ से कोई इशू हो रहा है, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम के बारे में एक्चुअल में उसका डिटेल एनालिसिस करो कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है, कहाँ से आई है और उसका क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। देन जस्ट वर्क ऑन इट। लोगों के साथ दिक्कत क्या है, लोग ना हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ ये हो गया, इस बारे में ही बात करते रहते हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में दिमाग नहीं लगाता कि चलो हो गया ना, वो पास की चीज़ से हो गया तो हो गया, अब वो ठीक नहीं हो सकती। अब आप ये चीज़ सोचो कि आप उस चीज़ को रिकवर कैसे कर सकते हो, उस प्रॉब्लम से आप बाहर कैसे आ सकते हो। आपको उस सॉल्यूशन पे वर्क करना पड़ेगा रादर देन कि आप प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस करके करे जा रहे हो। तो ये एक चीज़ है कि आप उन सब चीज़ों के अंदर बात करो। और ऑब्वियसली काउंसलर्स होते हैं इन चीज़ों के लिए, जो कि जो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हेल्प करते हैं आपके, वो आपको गाइड करते हैं। और दूसरा जो है कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो। आप जब भी वर्कआउट करते हो, वर्कआउट के सेशन के बाद आपको इतना पीसफुल फील होता है, आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, आपका दिमाग शांत हो जाता है। योगा करके, मेडिटेशन करके आपको इतनी शांति मिलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। एक यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों से सुना है, हमारे इंडिया के अंदर ऐसा होता है मेनली, लोगों को ऐसा लगता है कि इफ़ दे आर गोइंग टू एनी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या किसी काउंसलर के पास, तो लोगों को लगता है भाई ये तो पागल है, इसलिए जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पागल है इसलिए वहाँ पे आ रहा है। आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखो, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कलेश चल रहा है और दोनों ही एक दूसरे की बात को समझना नहीं चाह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए ऑब्वियसली कोई थर्ड पर्सन आएगा। और वो थर्ड पर्सन ऐसा होना चाहिए जो दोनों के लिए मतलब जानता ना हो उन दोनों को, या फिर दोनों के लिए बायसनेस वाली फील ना हो, जो एकदम निष्पक्ष होकर अपना जवाब दे पाए। तो ऐसे केस के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? काउंसलर, ऑब्वियसली। तो ऐसे केस के अंदर आप किसको बताओगे? अपने रिश्तेदारों को जाके तो बता नहीं सकते हमारे घर में क्या क्या कलेश चल रहा है। तो ऐसे केस के अंदर आपको आपको एक जरिया मिला है, एक काउंसलर के फॉर्म में, जो आपकी बातों को इधर से उधर नहीं करेगा कभी भी, जो आपको एक सही राह दिखाएगा, क्योंकि उसके लिए आप भी उतने वैल्यूएबल है और सामने वाला भी उतना वैल्यूएबल है। तो वो एक सही पिक्चर आपको दिखाते हैं, जो हम एक्चुअल में कई बार रिलेशनशिप में रहते रहते देख नहीं पाते हैं। राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई भी इशू हो रहा है रिलेशनशिप से लेके या मेंटल वेलबींग से लेके या कुछ भी है, तो प्लीज़ आप काउंसलर्स के पास आओ, है ना। आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ज़्यादा चार्ज भी नहीं करते हैं तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं लोगों को इस चीज़ में। परफेक्ट। सो आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। वी वर टॉकिंग कि रिसेंटली आपने कंटेंट बनाना शुरू किया। सो देर आर मैनी पीपल हु वांट्स टू कम इन मेकिंग कंटेंट। सो वो जर्नी आपकी कैसी रही है, अगर आप उसके बारे में बता सकें तो। जर्नी वो इतनी अमेजिंग रही एक्चुअल में। ऑफ स्क्रीन तो मैं काफ़ी टाइम से कर ही रही थी ये वाला काम, और अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो वन ऑफ माई फ्रेंड ही सजेस्टेड मी कि चल यार करके देखते हैं एक बार, कर एंड ही मोटिवेटेड मी, चल ठीक है। एंड देन आई क्रिएटेड अ वीडियो एंड इट गॉट वायरल। आई वाज शॉक। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया किस टॉपिक पे बनाया था आपने वो टॉपिक? आई थिंक शायद कि यही था कि फर्स्ट इम्प्रेशन जब आप किसी को मतलब बात करते हो, देखते हो एक लड़की को पटाने के चक्कर में तो आपको देखना कैसे चाहिए अच्छा। हाँ तब तो वायरल हो गया इंडिया में तो ये चीज़ थी। तो फिर मुझे उसके बाद इंक्वायरीज भी काफ़ी सारी आने स्टार्ट हुई। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा जो कुंवारे हैं वो इसलिए दुखी है कि लड़की नहीं मिल रही है और शादीशुदा इसलिए दुखी है क्योंकि लड़की मिल गई है तो दुखी तो हर टाइप का आदमी है। खुश कौन है फिर? पता नहीं वो खुश कौन है, मैं तो खुद ढूंढ रही हूँ वो खुश इंसान कौन है। सो एक रील आपने बनाई एंड इट गॉट वायरल एंड देन यू थॉट कि अभी इसका नीड है मार्केट में। एग्जैक्टली क्योंकि ऑफ स्क्रीन तो क्लाइंट्स आ रहे थे अच्छे खासे, मैं वो कर रही थी, लेकिन जब मुझे ये चीज़ लगा, मैंने कहा ये एक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से भी हम उन लोगों तक पहुँच सकते हैं जहाँ पे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, जहाँ पे हमें मतलब कोई लिमिटेशन ना रहे। तो वो मुझे एक यहाँ पे एक जरिया मिला जिसके थ्रू मैंने बहुत सारे लोगों को टच करा, बहुत सारे स्टेट्स के लोगों को टच किया। बहुत बढ़िया। सो आप कम्युनिकेशन पे भी गाइड करती हैं, स्पेशली मेन कम्युनिकेशन। सो क्या अगर कुछ टिप्स आप दे सकें
कम्युनिकेशन के जो लोगों को याद रखना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट इम्प्रेशन की अभी आपने बात करी कि कहते हैं दैट यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक द फर्स्ट इम्प्रेशन। सो क्या वो फर्स्ट इम्प्रेशन एक अच्छा कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में रहे तो व्हाट पर्सन कैन डू फॉर दैट? सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगी, जब भी फर्स्ट इम्प्रेशन की बात होती है तो सबसे पहले लोग आके हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक होता है जी। मेरे अब तक के करियर में जो मैंने चीज़ नोटिस करी है, 90% मेल्स को हाथ मिलाना नहीं आता है। सही बात है, सीखा ही नहीं कभी। एग्जैक्टली एंड जब मतलब मेरे लिए ये चीज़ एक तरह से शॉकिंग थी, मुझे लगा शायद एक दो ऐसे होते होंगे, लेकिन 90% का रेशियो है ये। इतना वीक हैंडशेक उनका होता है, या तो हाथ को यहाँ से पकड़ लेंगे या फिर बहुत ज़्यादा टाइट वो पकड़ लेंगे, या ऐसे हाथ देंगे या ऐसे हाथ देंगे। ये कोई तरीका ही नहीं है हैंडशेक करने का। हैंडशेक फर्म होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। उनको पता ही नहीं है हैंडशेक फर्म और प्रॉपर क्या होता है। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी से हैंडशेक करते हो, आप इनडायरेक्टली अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी का एक शॉर्ट ओवरव्यू उसके दिमाग में ट्रांसफ़र हो जाता है कि आप कैसे हैं। इतना ज़्यादा मैटर करता है ये चीज़। तो हाउ, थोड़ा और डेप्थ में आप बता सकते हो? जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, जैसे सपोज कि अगर मेरे से किसी मेल ने हाथ मिलाया जी, और उसने इस तरीके से मेरा हाथ पकड़ा, दिस इज द वे, उसने इस तरह से पकड़ा, फ्रंट फिंगर्स उसने ऐसे इतना इस तरह से उसका लूज होल्ड था, ऑब्वियसली मैं समझ जाऊंगी इसमें कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, ये एक खोखला इंसान है ही नहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस, कुछ नहीं कर सकता, डरा हुआ, डरपोक। मेरे दिमाग में ऑब्वियसली फर्स्ट इंस्टेंस में यही इमेज आएगी उसकी। ओके। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सपोज कि एक इंसान आया है जिसने अपना हैंड इस तरीके से मुझे दिया और बहुत टाइटली उसने मेरा हैंड पकड़ा, इट मीन्स कि वो इंसान कितना ज़्यादा ईगोइस्टिक है। माइट भी वो नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, माइट वो इंसान कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग है नेचर का कि वो अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है। तो आपके हैंडशेक से आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी रखते हैं। एक शॉर्ट ओवरव्यू चला जाता है सामने वाले के दिमाग के अंदर कि आप कैसे। तो हैंडशेक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैंडशेक आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए। तो प्रॉपर कैसे होता है? हैंडशेक ऐसा होना चाहिए कि जब आप किसी से सपोज जैसे तो जो फर्स्ट फिंगर जो है वो यहाँ पे टच करनी चाहिए। अच्छा, है ना? या एग्जैक्टली इतना होल्ड आपका टाइट होना चाहिए एंड इट शुड बी नॉट 2 to 3 टाइम्स, इट शुड बी फर्म एंड प्रॉपर। आपका पूरा का पूरा हाथ मिलना चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ नहीं, बल्कि सामने की तरफ। तो एक तो हो गया हैंडशेक का बहुत ख्याल रखना है। एग्जैक्टली इससे पता चलता है कि सामने वाला जो है वो फर्म पर्सनालिटी का है, कॉन्फिडेंट है, अपने काम को जानता है, ही इज़ एक अच्छा, मतलब एक जेंटलमैन सॉर्ट ऑफ हम इंसान को कह सकते हैं कि कुछ है, मतलब इसने कुछ वैल्यू अर्न करी अपनी लाइफ के अंदर, ऐसा कह सकते हैं हम। ट्रू। एंड देन एक तो हो गया हैंडशेक हो गया प्रॉपर। फिर दूसरा द वे यू वॉक, ऑब्वियसली आप चल के आ रहे होगे, है ना? तो सामने वाले ने आपकी चाल भी देखी होगी, तो किस तरह से आप वॉक कर रहे हैं, 90 डिग्री आपका पोस्चर होना चाहिए। आप ये नहीं कि कुछ ज़्यादा कंधे उचका के चल रहे हैं या एकदम बहुत ज़्यादा ढीले के जैसे चल रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं, कोई लड़की जा रही तो उसको आंखों तक घर छोड़ के आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत नोटिस हो, एग्जैक्टली घर छोड़ के तो मेरा ऑब्वियसली बचपन से बहुत ज़्यादा नेचर ऐसा रहा इनक्विजिटिव, तो मैं ना बहुत नोटिस करती हूँ लोगों को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, किस तरीके से वो बात करे क्या, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि वो कैसा इंसान है। तो आपका जो, अगर वॉकिंग की मैं बात करूँ, फर्म होना चाहिए प्रॉपर। आपका जो स्टेप होना चाहिए वो ऑब्वियसली आपके शोल्डर के जितना आपके स्टेप के अंदर डिस्टेंस होना चाहिए, 90 डिग्री आपकी बॉडी पोस्चर होना चाहिए। आप एकदम फर्म वॉक करेंगे, इधर उधर नहीं, सामने देख के वॉक करेंगे, नीचे देख के भी नहीं, ऊपर देख के भी नहीं, सामने देख के। कई लोग थोड़ा नीचे देख के भी वॉक करते हैं। जब आप वॉक करेंगे तो आपकी आंखों के सामने एक रेक्टेंगल फॉर्म होना चाहिए, रेक्टेंगल फॉर्म होना चाहिए जब भी आप वॉक करेंगे। तो ये मैटर करती है सारी चीज़ें, आपकी वॉक मैटर करती है। फिर जब आप बैठे हैं, सपोज सामने टेबल है, कॉफी टेबल, यूं ऐसे हाथ रख के बैठ गए क्या है ये कोई तरीका नहीं होता बैठने का, क्या आप इस तरीके से यूं हाथ रख के बैठ गए, मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आप बीइंग अ मेल, आप कैसे बैठ रहे हो। कुछ ऐसे आदमी होते हैं वो ऐसे यूं बैठ जाते हैं, जूते चप्पल ऐसे दिख रहे होते हैं उसके, मतलब
इट्स फुलिश। नो रिस्पेक्ट, यस। एग्जैक्टली, वो ऐसा आप क्या है, पुष्पा थोड़ी हो। पुष्पा ऐसे बैठता है। एग्जैक्टली आप ऐसे नहीं बैठ सकते, या आपका बॉडी पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप किस तरीके से बैठे हैं। सपोज एक लड़की यहाँ बैठी है, आप उससे 2 फीट दूर जाके आपने कुर्सी लगा ली अपनी कि नहीं, तो इससे शो होता है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। माइट भी आप शायद औरतों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करा आपने अपनी लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि किस तरीके से आप बैठे हैं। फिर आपका बोलने का तरीका, बहुत स्ट्रेंज लगेगी आपको ये बात, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपने लाइफ में बहुत हाई पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे टीम लीडर भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, रिनाउंड है और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट उनको अपोजिट सेक्स से बात ही नहीं करना आता। उनको पता ही नहीं है कि एक लड़की को किस तरीके से बात करके इम्प्रेस किया जा सकता है, या एक लड़की पे अगर अपना इम्प्रेशन जमाना है तो आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए। ओके। लड़की देख के या तो उनका वो जो पिच होगी वो स्टैमर करने लग जाएंगे, या वॉइस उनकी बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगी। ये कोई तरीका नहीं है ना बात करने का। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन मैटर करता है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स मैटर करता है। जैसे सपोज कि आप किसी लड़की से मिल रहे हैं, वो बैठी है, आप कॉफ़ी पे उसके साथ आए और उसने कोई नियॉन कलर की कोई आउटफिट पहनी है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, आपने उसके मुंह पे बोल दिया क्या पहन के आई हो, अजीब सा लग रहा है। ऐसे कौन बोलता है? तो आपको ये चीज़ ठीक है वो अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगी जो ना बहुत सारे मैरिड कपल में ये चीज़ इशू आता है। और बहुत ही कॉमन सी बहुत फनी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। जैसे सपोज कि अगर हस्बैंड को ऐसा लगता है कि वाइफ बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही है, दिन भर बैठ के खाती रहती मोटी होती जा रही है, और हस्बैंड चाहता है कि यार इसको मैं मतलब ये पतली हुए, तो ऐसे केस के अंदर आप अपनी वाइफ को ये नहीं बोल सकते तुम मोटी होती जा रही हो, कुछ करो, जिम करो, कुछ वर्कआउट करो, डाइट कम करो, पूरे दिन भर बैठ के खाती रहती हो, फैल जाओगी, ये हो जाओगी, हथनी हो जाओगी। आप अगर इस तरीके से बात करोगे तो वो 100% कलेश होएगा, 100% कलेश होएगा। दिस नॉट द वे टू टॉक। इस सिचुएशन के अंदर आप अपनी वाइफ को ऐसे बोल सकते हो, मुझे तुम्हारा फिगर बहुत पसंद है, तुम्हारे कर्व्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मतलब मैं जब जब देखता हूँ ना, मतलब मेरे को तो फैंटासाइज करने लग जाता तुम्हारा फिगर। वो इतनी खुश हो जाएगी ये लाइन सुन के, और वो 110% अगले दिन ही आपको वो जिम में दिखेगी। हाँ, कि नहीं मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है कि मेरा फिगर बहुत अच्छा लगता है, वो उसने तारीफ करी कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, तो ऑब्वियसली वो अपना उस पर काम करना स्टार्ट कर देगी। तो बोलने का एक तरीका होता है। अगर आप किसी को बार बार उसको क्रिटिसाइज करोगे, कंप्लेन करोगे, तो वो ऑब्वियसली वो रिपेल करेगा उस चीज़ को लेके। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि वो सामने वाला काम भी करे, तो ऐसे केस के अंदर आप उसको अप्रिशिएट करके अपनी बात अगर कहोगे तो सामने वाला 100% उस पर काम करना स्टार्ट कर देगा। इसको हम डार्क साइकोलॉजी भी कहते हैं, मैनिपुलेशन टैक्टिक, जो मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को सिखाती भी हूँ। मैनिपुलेशन टैक्टिक, या इट्स वन ऑफ द मैनिपुलेशन टैक्टिक, कि आप प्यार से अपनी बात सामने वाले से मनवा सकते हो, और सामने वाला खुश भी हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपकी बात मान रहा है। तो डार्क साइकोलॉजी से कहते हैं, डार्क पीपल टॉक अबाउट एग्जैक्टली। हाँ, एक तो वो तरीका जब आप सीधे सीधे आपने अपनी बात कह दी और उसका कुछ आउटकम निकला नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि कहने का तरीका बदल दो, शायद आपकी बात मान ली जाएगी। ब्यूटीफुल। सो बिफोर वी मूव टू द रैपिड फायर, एनी 2-3 टिप्स दैट यू कैन गिव टू पीपल, जो भी आपको लगे कि जिन चीज़ों का अपनी मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशली, या फिर कम्युनिकेशन के लिए, या फिर रिलेशनशिप के लिए, उन्हें बेहतर रखने के लिए। एक रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए मैं ये चीज़ बताऊंगी सबको। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए अलग अलग फैक्टर्स एक रिलेशनशिप के अंदर मैटर करते हैं। कि जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैं अपने छोटे भाई की बात करूँ, तो उसके लिए लुक्स बहुत मैटर करते हैं। उसका हमेशा से फर्स्ट पर्सपेक्टिव ये रहता है कि लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए जिससे मैं शादी करूँगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एक ऐसा इंसान पसंद है जो कि जिसने अपनी लाइफ में अपने दम पे कुछ अचीव करा है, और जो बहुत ज़्यादा समझदार है। फिर वो कैसा भी दिखता हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो चाहे कितना भी पावरफुल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो कितना ही कमाता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन उसने जो भी अचीव करा है वो रिस्पेक्टेबल है और उसने बड़ी मेहनत से उस चीज़ को अचीव करा है और बिना अपने फादर के या फैमिली के सपोर्ट के उसने वो चीज़ अचीव करी है। नॉलेजेबल, समझदार इंसान। तो सबका ना अपना अलग 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 वो क्राइटेरिया होता है। तो ऐसे केस के अंदर अब जैसे शादियों का टाइम चल रहा है, आप अपना पार्टनर सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर मैं सबको उन लोगों को बताऊंगी जो कि अब अपना पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हैं, आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, ऐसी टॉप 2 या 3 चीज़ें जो कि आप अपने पार्टनर के अंदर जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके अंदर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और फिर बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अब अगर आपको अपने पार्टनर के अंदर वो 2 या 3 चीज़ें अगर मिल जाती है किसी पर्सन में, तो फिर आप उससे शादी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन को ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम पार्टनर एक्चुअल में सिलेक्ट कैसे करें। पार्टनर सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे इशू रहता है। तो ऐसे केस के अंदर आप पहले आप अपने आप को टटोलिए कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना पार्टनर सिलेक्ट कीजिए। ये नहीं कि आपने 10 चीज़ों की लिस्ट बना ली। बहुत ही ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट 1 या 2 चीज़ें। और एक लुक्स के लिए मैं यहाँ पे सबको ये चीज़ बोलूँगी, जिस तरह से मेरी जो लाइफ जर्नी जिस तरह से रही है, किस तरीके से मैं कैसे ट्रांसफॉर्म हुई हूँ, तो लुक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई इंसान चेंज कर सकता है। ये सबके हाथ में है। और एक मैं यहाँ पे लुक्स की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे पर्सनालिटी की बात करूँगी। आपकी पर्सनालिटी में आपके लुक्स भी आएंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज आएगा, आपका कम्युनिकेशन आएगा, आपकी मेंटल वेलबींग आएगी, आप किस तरीके से दिखते हैं, अपने आप को कैरी करते हैं, आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मिलके एक पर्सनालिटी फॉर्म करती है। तो आप अपनी पर्सनालिटी को कभी भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आप अपने आप को कभी भी अचीव कर सकते हैं अपना टारगेट। तो अगर आप ये चीज़ सोचो कि मैं बेहद ही खूबसूरत कोई लड़की ले आऊँगा, तो वो शादी के बाद क्या गारंटी है कि वो इतनी सुंदर रहेगी? कोई गारंटी नहीं है। या आप कोई बहुत ही बदसूरत सी लड़की ले आए, हो सकता है शायद वो शादी के बाद बहुत खूबसूरत हो जाए। तो आपको अपने माइंड के अंदर क्लैरिटी रखनी पड़ेगी और आपको छोटा नहीं बड़ा सोचना पड़ेगा, तो आप एक अपना सही लाइफ पार्टनर आप चुन पाओगे। लवली। सो बहुत ही मज़ा आया साक्षी, काफ़ी ऑनेस्टली कैंडिडली आपने आंसर दिया है। नाउ वी विल मूव टू रैपिड फायर। इफ़ यू कुड क्रिएट वन लॉ फॉर एवरीवन टू फॉलो, व्हाट वुड इट बी? इक्वल ट्रीटमेंट टू बोथ द जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, हर चीज़ में इक्वालिटी। बिगेस्ट लेसन इन शॉर्ट फ्रॉम अतुल सुभाष सुसाइड कम मर्डर केस? किसी पे भी ट्रस्ट मत करो ब्लाइंडली, कोई भी आपका सगा नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉशियस डिसीजन लो किसी पे भी भरोसा करने से पहले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी यू लुक फॉर इन द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन? हाउ ही ट्रीट ऑपोजिट सेक्स, he or she treat opposite sex. In one word, what is the biggest challenge men are facing today? No one is there to understand what they actually want or what they are actually looking for. कोई भी सुनने को समझने को है ही नहीं उनके पास, कोई उनकी बात कुछ कहने को नहीं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक औरत अपना दर्द अपनी एक सहेली को भी बता सकती है, लेकिन आदमी अगर अपने दोस्तों को बताएगा तो ऐसे केस के अंदर दोस्त यार पागल है क्या, क्या सोच रहा है, चल छोड़ यार, चलते हैं दारू वारू पी के आएंगे। तो लड़कों में इस टाइप का ग्रुप होता है, मतलब उनके पास कोई भी नहीं है, उनके पास मेल फ्रेंड भी नहीं है, उनके पास कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं है, उनके खुद की पार्टनर भी नहीं है जो उनकी बात को समझ पाए, तो इसलिए वो साइलेंट भी हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स को एक तो थोड़ा एक्सप्रेसिव होना चाहिए, दूसरा उनको कोई समझने वाला होना चाहिए। नेम अ बुक और मूवी विच यू थिंक इज गुड for understanding men psychology? Understanding men psychology. Any series or movie or book? मैं ज़्यादा वैसे तो देखती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं मूवी की बात करूँ तो आई थिंक हम इसको ऐसे कह सकते, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, माइट बी, क्योंकि आप रिलेशनशिप से भी दुखी होते हो, आप अपने करंट ऑफिस लाइफ से भी दुखी होते हो, आप अपने लिए जीना भूल जाते हो, अपनी खुशियों को हमेशा सैक्रिफाइस करते हो, फिर आप एक दिन अपने लिए जीते हो और आप एक्चुअल में पता करते हो कि ज़िंदगी क्या है और कितनी खूबसूरत है, तो वो चीज़ आपको पता लगती है। मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पीस ऑफ एडवाइस पीपल हैव गिवन यू?
कंट्रोवर्शियल पीस ऑफ एडवाइस, मैं इस केस के अंदर एक चीज़ जो है जो बहुत ज़्यादा मैंने बचपन से उस चीज़ पे बड़ा दिमाग लगाया है। तो दो चीज़ें हैं, दो सेइंग्स हैं जो कि भगवत गीता से इंस्पायर्ड है। तो पहली एक ही चीज़ है कि सब ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें फल तब मिलेगा जब तुम उसके लिए कर्म करोगे, राइट, जब आप उसके लिए मेहनत करोगे। दूसरी ये बात है कि किस्मत से पहले आपको कभी कुछ नहीं मिलता। तो एक्चुअल में बिलीव क्या किया जाए, ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टी दो चीज़ें मुझे लगती है कि मतलब मैं काम करूं या नहीं करूं या मैं बैठ के किस्मत का इंतज़ार करूं या मैं उसके लिए काम करूं तो ये चीज़ मेरे लिए हमेशा से बड़ा वो रही है कि मतलब एक्चुअल में मैं करूं तो करूं क्या। जनरली फीमेल मेल में क्या सबसे पहले नोटिस करती है? जनरली कॉन्फिडेंस लेवल, कि अगर कोई इंसान अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर आप गुच्ची या फिर प्राडा भी आप पहन लो तो वो बकवास ही है फिर कुछ मायने नहीं रखेगा। आप पुष्पा को देखो ना, पुष्पा मूवी आपने देखी होगी, उसका ड्रेसिंग स्टाइल आई डोंट थिंक सो कि कोई फॉलो करना चाहता होगा, बट द कॉन्फिडेंस लेवल, फीमेल फैन फॉलोइंग पुष्पा मूवी के बाद, इनफैक्ट अगर मुझे कोई मौका मिले अल्लू अर्जुन को डेट करने का तो मैं खुद नहीं छोड़ूंगी वो बिकॉज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ही इज हैविंग, तो वो मैटर करता है। लवली। सो थैंक यू सो मच साक्षी फॉर अपीयरिंग ऑन अ शो। काफ़ी कैंडिडली आपने जवाब दी। आई एम श्योर स्पेशली मेल आर गोइंग टू लव दिस एपिसोड। थैंक यू सर, थैंक यू।